प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं डॉक्टर अमरदीप, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज बिरोड, झज्जर, हरियाणा। आज हम औद्योगिक क्रांति के सामाजिक प्रभाव के ऊपर चर्चा करेंगे। सोशल इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यह विषय एमए प्रथम वर्ष के आधुनिक विश्व के इतिहास और बीए 6 सेमेस्टर के यानी थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर में आधुनिक विश्व के इतिहास में ये हमारे सिलेबस में आता है। जैसा कि हमने इससे पहले के लेक्चर में बात की थी इकोनॉमिक इम्पैक्ट की, और वहाँ पर हमने इतिहासकार बिल ड्यूरा की एक बात का उल्लेख किया था, जिसमें वो कहते हैं कि औद्योगिक क्रांति ने मानव के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आई है। एक तरह से यह वह काल था जब दो महान परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। पहला परिवर्तन हमने देखा कि किस प्रकार से उत्तर पाषाण काल में मानव ने शिकारी जीवन छोड़ करके कृषि को अपनाया, और जब हम औद्योगिक क्रांति में आते हैं तो मानव ने कृषि छोड़ करके औद्योगिक या फिर उद्योगों को अपनाया, और एक तरह से उसके जीवन में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। औद्योगिक क्रांति के बहुत सारे परिवर्तन या परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो हमें परिणाम हमें देखने की तरफ अगर ध्यान जाता है तो सामाजिक व्यवस्था पर एक अभूतपूर्व प्रभाव हमें देखने को पड़ा। अभी तक जिस प्रकार का सामाजिक ढांचा था, स्वरूप था, और जो प्रकृति हमें देखने को मिलती थी, उसमें आमूलचूल परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। उसके कुछ सकारात्मक प्रभाव थे, कुछ नकारात्मक थे। जैसा हमने पहले भी बात की थी, प्रोफेसर नोबेल्स ने लिखा है कि क्रांति का परिणाम था नई जनता यानी नए वर्ग, और इन वर्गों को चलाने के लिए नई नीतियां, और नई नीतियों से फिर कई प्रकार की नई समस्याएं भी हमें देखने को मिलती हैं, और धीरे धीरे एक नए प्रकार का साम्राज्य जो आगे चलकर उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के दौर में बदल जाता है, वो देखने को मिलता है। फिर भी हम कहते हैं कि इस क्रांति ने एक नए प्रकार के दृष्टिकोण को जन्म दिया, और यह नया दृष्टिकोण आज के जमाने में भी उतना ही महत्वपूर्ण दिखाई पड़ता है जितना कि ये 18वीं शताब्दी में जब औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी। सबसे पहले हम बात करेंगे नए सामाजिक वर्गों के उत्थान के बारे में, यानी राइज ऑफ न्यू सोशल ग्रुप्स। पूंजीपति वर्ग। हालांकि पूंजीपति वर्ग को दूसरे तरीके से व्यापारी वर्ग भी कहते थे, मगर व्यापारी वर्ग पहले भी था, मगर अब उसका स्वभाव, प्रकृति, नेचर वो बिल्कुल चेंज्ड है। दास कैपिटल में और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कार्ल मार्क्स ने इस वर्ग का बहुत बखान किया है, वर्णन किया एक तरह से, और दर्शाते हैं कि यह वह वर्ग था जो नई आधुनिक अवस्था में अधिक से अधिक मुनाफा कमाने की ओर लगा हुआ था। एक नई प्रकार की सोच हमें देखने को मिलती है। इस व्यक्ति के पास पैसा भी था, और कार्ल मार्क्स की अगर शब्दों में ही बात की जाए तो यह वर्ग वह था जो यह साबित करता है कि अमीर अब और अमीर होते जाएंगे, और पूंजी पर उनका वर्चस्व बढ़ता जाएगा, और उसी पूंजी की वजह से बहुत सारी नई नीतियां उनके प्रभाव में हमें
बनती हुई दिखाई पड़ती हैं। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण वर्ग, मध्यम वर्ग। हालांकि मध्यम वर्ग हमेशा से एक छोटे से स्वरूप में हमें देखने को मिलता है, मगर अब जैसे जब से पुनर्जागरण काल आया और पुनर्जागरण काल ने एक तरह से मध्यम वर्ग की, वो कहते हैं कि स्थिति को मजबूत किया, उसके प्रभाव को बढ़ाया, और वो प्रभाव हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता है। पूंजीपति वर्ग ने खासकर फैक्ट्रियां लगाई, उद्योग स्थापित किए। उन फैक्ट्रियों में कागजी कार्रवाई करने के लिए, और इसके साथ साथ काफी लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस व्यवस्था के खिलाफ या इस व्यवस्था के संबंध में, सपोर्ट में लिखा भी। अनेक प्रकार के कवि, इतिहासकार, लेखक, बुद्धिजीवी वर्ग इस मध्यम वर्ग में आते हैं, जो एक तरफ फैक्ट्रियों में काम करते हैं और दूसरी तरफ दूसरे कार्य भी करते थे। इस औद्योगिक क्रांति का सबसे बड़ा जो वर्ग था, जिसे कार्ल मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग कहा है, वह था मजदूर वर्ग। एक ऐसा दौर प्रारंभ होता है जब हम कहते हैं कि जो व्यक्ति संसार में संख्या में सबसे ज्यादा है, मगर सामाजिक सम्मान की भावना आए या फिर उसके पेट पालने की बात आए, तो उसमें वो सबसे निम्न स्तर पर खड़ा हुआ हमें दिखता है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि दुनिया के कामगारों, तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। और ये बिल्कुल सही बात थी। ना तो इनका किसी भी पूंजीपति वर्ग या फिर हम ये कहेंगे उद्योगों में इनका कोई मालिकाना हक था। आरंभिक दौर में हमें यह भी देखने को मिलता है कि इनकी नौकरी भी तक भी पक्की नहीं होती थी। यानी ये लोग अपनी नौकरी के दम पर अगर कोई कार्रवाई करने चाहें या विरोध करना चाहें, तो अधिकतर मामलों में इनको उससे हटा दिया जाता था, जिसका हम आगे चलकर वर्णन भी करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि एक नया वर्ग हमारे सामने आया, जो संख्या की दृष्टि सबसे ज्यादा था, श्रम भी सबसे अधिक करता था, मगर सामाजिक सम्मान उसका उतना ही ज्यादा कम भी हमें देखने को मिलता है। इस नई व्यवस्था ने एक नए प्रकार के वर्ग संघर्ष को स्थापित किया। ये जो नया वर्ग संघर्ष था, कार्ल मार्क्स की भाषा में बात की जाए तो द बिगिनिंग ऑफ क्लास स्ट्रगल। ये जो पिक्चर आपके सामने दिखाई पड़ रही, जिसे हम पिरामिड ऑफ कैपिटल सिस्टम कहते हैं, ये वास्तव में जो सबसे ऊपर जो टॉप में है कैपिटलिज्म, यानी जहां पर ये मुद्रा रखी हुई है जो डॉलर के रूप में दिखाई पड़ती है, और फिर कैपिटलिस्ट क्लास है, वो लिखती है वी रूल यू, यानी हम तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। फिर कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, चाहे वो धर्म के लोग थे या कुछ ऐसे कुलीन वर्ग थे, जो कहते हैं कि हम तुम्हें वी फूल यू, हम तुम्हें मूर्ख बनाएंगे। इस कैपिटलिस्ट क्लास की जो सत्ता चलती है, वह चलती है सैनिक ताकत के भरोसे भी चलती है और राज्य के भरोसे भी चलती है। यानी राज्य या सत्ता का इन्हें सपोर्ट रहता है, और उसके बारे में इस पिरामिड में कहा गया है वी सूट एट यू। मान लो अगर आप कोई कार्रवाई ऐसी करते हैं जिससे कैपिटलिज्म या फिर औद्योगिक क्रांति को कोई नुकसान पहुंचता है, तो हम तुम्हें शूट भी कर सकते हैं। उसके नीचे जो है, चौथी जो मंजिल है, जो पिरामिड का जो दिखाई पड़ता है, वी ले फॉर यू, यानी हम तुम्हारे लिए बना रहे हैं। और सबसे नीचे वी फीड ऑल, यानी एक किसान कहता है कि हम सबको खाना खिला रहे हैं, या मजदूर कहता है वी वर्क फॉर ऑल, हम सब के लिए कार्य करते हैं। ये एक ऐसा दौर शुरू होता है जिसमें
एक तरफ पूंजीपति है, दूसरी तरफ मजदूर है। दोनों के हित और विचार अलग अलग हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि दोनों के विचार और हित एक दूसरे के विरोधी थे। विचार अलग होना, हित अलग होना एक अलग बात है, मगर जब वो विरोधी होते हैं तब बात कुछ और हो जाती है, यानी टकराव की बात हो जाती है। जैसे दास कैपिटल में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में भविष्यवाणी करते हैं कार्ल मार्क्स की, इस वर्ग संघर्ष का अंत केवल खूनी क्रांति से होगा और उसके पश्चात फिर साम्यवादी दृष्टिकोण या फिर साम्यवादी ढांचा अपनाया जाएगा, जहां पर कोई भी पूंजीपति या फिर एक व्यक्ति स्वामी नहीं होगा। संसाधनों पर सभी वर्गों का समान रूप से अधिकार होगा। मगर औद्योगिक क्रांति के दौर में हम देखते हैं कि मजदूर और पूंजीपति दोनों की स्थिति और शक्ति में महान अंतर था। यानी एक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, जो टॉप यानी इस पिरामिड के टॉप के ऊपर है, पूंजीपति वर्ग। उसके पास राज्य भी है, सत्ता भी है और शक्ति भी है, मगर मजदूर इन दोनों से ही दूर है। यही कारण है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डिजरेली कहते हैं, डिजरायली कहते हैं कि इंग्लैंड में दो राष्ट्र हैं, एक धनी दूसरा निर्धन। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से आज के दौर में भी, खासकर हम जब तीसरी दुनिया की बात करते हैं, यानी जो विकसित विकासशील देश है उनकी बात करते हैं, तो वहाँ पर भी जैसे इंडिया की बात की जाए तो हम बात करते हैं कि एक जो हमारा हिंदुस्तान है उसके भी दो टुकड़े हो चुके हैं। एक भारत जिसे हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं, दूसरा इंडिया जो शहरी क्षेत्र है, यानी जिसकी सोच और कार्यशैली बिल्कुल अलग है और एक तरह से आधुनिकता को अपने अलग ढंग से बयान करता है। दूसरी तरफ भारत, जहाँ पर अधिकतर निर्धन लोग रहते हैं और इन निर्धन लोगों में वो आधुनिकता के सारे फायदे नहीं पहुंच पाए हैं जो पहुंचने चाहिए थे, और उस नहीं पहुंचने के पीछे कहीं ना कहीं एक पूंजीवादी सोच या फिर औद्योगिक क्रांति का दुष्परिणाम या फिर नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। मजदूर दल अपनी सत्ता या फिर अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, इसलिए ट्रेड यूनियंस बनाने की बात चलती है, और ट्रेड यूनियंस को यानी ट्रेड यूनियन बनेंगी तो मजदूरों की बात मालिकों को माननी पड़ेंगी, और मजदूर की बात को मालिक नहीं मानना चाहता है, इसलिए इन दोनों के बीच में एक संघर्ष हमें देखने को प्रारंभ होता है। इसके बाद अगर हम बात करें जिस तरह से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है, हम ये कहते हैं या ये पाते हैं कि इस औद्योगिक क्रांति के अंदर मजदूरों की बहुत ज्यादा दुर्दशा हमें देखने को मिलती है। इंग्लैंड की अगर बात की जाए, क्योंकि प्रारंभिक जो दौर औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ उसमें इंग्लैंड सबसे आगे था, और उस इंग्लैंड आगे होने के पीछे कहीं ना कहीं इंग्लैंड में इस क्रांति से पहले हुई कृषि क्रांति भी थी, और कृषि क्रांति ने जहां एक और बड़े बड़े राष्ट्रीय फार्म या कृषि फार्म की स्थापना की, तो छोटे जो किसान थे जिनकी भूमि बिक गई थी वो लोग अब बेकार हो गए थे, और बेकार होने के कारण वो लोग अब शहरों की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि गांव में या फिर खेती में अब उनके लिए गुजारे लायक कार्य नहीं बचा था। और डांस जो उस समय के व्यक्ति हैं, उस डांस जो इतिहासकार वो लिखते हैं कि काम करने वाले मजदूरों को सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक बिना खाने के अवकाश के 16 घंटे काम करना पड़ता था। आज आधुनिक जो समय हमारा चल रहा है, उस आधुनिक समय में
एक व्यक्ति की ड्यूटी 8 घंटे की होती है, मगर 18वीं शताब्दी में ये कार्य डबल होता था। और कई बार तो ये जो 16 घंटे थे ये और ज्यादा हो जाते थे, और लोग या मजदूर बिना किसी ज्यादा समस्या के ये कार्य करते थे। समस्या का अर्थ यहाँ पर यह है कि वह मना नहीं कर पाते थे, क्योंकि मना करते ही उनको मालिक द्वारा हटा दिया जाता था। और जैसे इंग्लैंड में लंकाशायर के सूती कपड़े के कारखानों की बात की जाए तो और ज्यादा समस्याएं थी। सूती कपड़े के कारखानों में अधिकतर गीला भी, यानी माल को गीला रखना पड़ता था, और तापमान भी थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ता था, जिसकी वजह से सर्द गर्म जैसी बातें वहां पर हमें देखने को मिलती हैं। और 16 घंटे काम करने से जो मजदूर थे वहां पर धीरे धीरे खांसी, तपेदिक और गठिया के रोग उनमें फैलने शुरू हो जाते हैं। इन मजदूरों को वेतन कम मिलता था, जिससे उनका पेट भरना भी मुश्किल होता था। अगर किसी कारण मालिक नाराज हो जाए तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता था। और इसी नौकरी से निकालने का डर खत्म करने के लिए मजदूरों ने ट्रेड यूनियंस बनानी शुरू की थी, लेबर यूनियन बनानी शुरू की थी, जिसकी वजह से मालिकों के मनमाना रवैया वो समाप्त करना चाहते थे, मगर मजदूरों को इतनी जल्दी उसमें आसानी से सफलता नहीं मिल पाती है। दूसरी बात हम ये भी कहते हैं, जो पाते हैं हम मजदूर औद्योगिक क्रांति के समय में जो कारखाने थे उसमें सफाई, मजदूरों की सुरक्षा या चिकित्सा आदि की कोई व्यवस्था नहीं होती थी, क्योंकि जो मालिक था उसका ध्यान केवल प्रॉफिट कमाने के ऊपर था। अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाया जाए, किस तरह से वो प्रॉफिट या मुनाफा कमा सकता है। वह मजदूर, यानी मजदूरों की संख्या इतनी अधिक थी कि एक मजदूर मरता है तो 10 मजदूर वहां पर उसके लिए काम करने तैयार मिलते थे। तो इसलिए वो ना सफाई पे ना उसकी सुरक्षा पे कोई, क्योंकि इससे उसका मुनाफा कम होता था, इसलिए वो खर्च नहीं करता है। मजदूरों के साथ साथ जब हम बात करते हैं आगे चलकर, तो महिलाओं और बच्चों, जिनका सबसे ज्यादा शोषण हमें यहां पर देखने को मिलता है। यह वह समय था जब महिलाओं और बच्चों को सबसे ज्यादा, यानी एक दौर ऐसा आया जब महिलाओं को और बच्चों, खासकर बच्चों को, इन कारखानों में नौकरी दी जाने लगी या फिर काम करवाया जाने लगा। जिस तरह से हमारी जो पहली पिक्चर है इसमें 2 बच्चे काम कर रहे हैं, और नीचे जो है उसमें महिला कोयले के खदान में कार्य कर रही है, जहां से वो झुक कर कार्य कर पा रहे हैं। अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए कारखानों में औरतों और बच्चों को कम वेतन पर रखा जाता था। और इसके साथ साथ जो मजदूर थे, जिनके गरीब जो मजदूर हालांकि सारे गरीब ही होते थे, उनके बच्चों के साथ दासों जैसा व्यवहार किया जाता था। और हालात कई बार तो ऐसे होते हैं बेकारी के कि सिर्फ खाने और रहने पीने की सुविधा देकर ही काम करवाया जाता था। स्पैरो लिखता है कि प्रतिदिन सुबह, यानी एक दिन की वो डायरी लिखता है कि कैसे एक दिन में कार्य किया जाता था। प्रतिदिन सुबह ओवरसीयर, यानी जो उस कंपनी का कर्मचारी है, गरीबों के बच्चों को जगाकर कारखाने में ले जाते थे। उन्हें ऐसे कमरों में काम करना पड़ता था बच्चों को जहां गंदी बदबू आती थी, तापमान अधिक होता था तथा हजारों पहियों के गूंजने की आवाज गरजती थी। क्रूर सुपरवाइजर की निगरानी में बच्चों के छोटे छोटे हाथ पैर अनथक ढंग से चलते रहते थे। रुकने पर उन्हें मार पड़ती थी। मशीनों और औजारों द्वारा दी जा रही शारीरिक यातनाएं असहनीय थी। इस वातावरण से दूर भागने वालों को जंजीर से मशीनों के साथ बांध दिया जाता था। यह कहानी बिल्कुल वैसी है जब दास प्रथा एक
भयंकर मुकाम पर थी। ये मजदूर नहीं थे, एक तरह से ये मजदूरों की बजाय नए प्रकार के औद्योगिक क्रांति के दास थे, जिन्हें मालिक ने सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए यहां पर रखा हुआ था। और यही कारण है कि जिसकी हम आगे चलकर बात करते हैं कि एक तरह से नैतिकता भी कटघरे में यहां पर हमें खड़ी दिखाई पड़ती है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें जिस पिक्चर में अभी जो हमारे सामने आई है, खासकर माइनिंग के कार्यों में बच्चों को लगाया जाता था। बच्चों को लगाने के पीछे रीजन ये था, एक तो वो कम जगह, यानी जहां पर बड़ा व्यक्ति काम नहीं कर सकता वहां पर बच्चे, यानी उनकी हाइट कम है, एज कम है, इसलिए वो उस जगह पर मशीन पे काम कर सकते थे। स्पेस कम लेते थे, यानी कई लोग काम कर सकते थे, कई बच्चे काम कर सकते थे। जिस तरह से इस बच्चे को माइनिंग में नीचे उतारा जा रहा है, 2 बच्चों को, यानी कोयले की जो माइनिंग है उसके में ये लोग कम जगह में फिट होकर कार्य कर सकते थे। और एक मजदूर यानी पुरुष मजदूर की तुलना में इनका वेतन बहुत ज़्यादा कम होता था, इसलिए हमें यहाँ पर बच्चों का शोषण अधिक देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें बेकारी की समस्या की, जैसे हमने पहले बात की कि औद्योगिक क्रांति ने, जैसे हम कहते हैं कि कृषि क्रांति ने औद्योगिक क्रांति का पालन पोषण किया और कृषि क्रांति ने आधार प्रस्तुत किया कि जैसे हम जानते हैं कि कृषि क्रांति जब हुई तो बहुत सारे छोटे किसानों की जमीनें बिक गई और कृषि मजदूर बेकार हो गए। औद्योगिक क्रांति ने इस समस्या को और जटिल बना दिया है। फैक्ट्रियों में मशीनें अब अकेले ही अनेक व्यक्तियों का काम करने लगी हैं। जो व्यवस्था पहले, एक तरह से अगर हम इससे पहले की व्यवस्था की बात करें, यानी कॉटेज इंडस्ट्री की, तो कॉटेज इंडस्ट्री में हमें देखने को मिलता है कि हर घर में व्यक्तियों को काम मिला हुआ था, मगर अब वो काम मशीनें करने लगी। कॉटेज इंडस्ट्री का अंत हो गया और अब फैक्ट्रियां आ गई और फैक्ट्रियों के अंदर काम करने वालों की संख्या सीमित थी और बाहर लोगों की संख्या असीमित थी और धीरे धीरे इसलिए बेकारी बढ़ने लगी। और ये जो बेकारी की व्यवस्था थी जो औद्योगिक क्रांति ने पैदा की, आगे चलकर यानी आज हम 21वीं सदी में हैं तो भी हम इसके ऊपर काबू नहीं पा रहे हैं, क्योंकि व्यवस्था ऐसी बन गई है कि अब इतने लोगों को, यानी जनसंख्या बढ़ी है तो इतने लोगों को अब रोजगार देना एक राज्य के लिए, औद्योगिक क्रांति के लिए काफी मुश्किल कार्य होता जा रहा है। और ऊपर से जो पुरुषों की बात करते हैं तो बच्चे और महिलाओं को कम वेतन पर जब मालिक लगा रहा है तो पुरुषों को अधिक वेतन क्यों देगा वो, इससे बेकारी और ज्यादा बढ़ती है। आगे चलकर हम देखते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि होती है। ये जो पहला ग्राफ है हमारे सामने, ये लगभग 1500 सालों तक जनसंख्या की जो ग्रोथ है वो लगभग एक निश्चित अंतराल में ऊपर बढ़ रही है, मगर 1500 के बाद 1600 और 1700 में, 1700 के बाद एकदम से ऊपर राइज जाता है, जहां पर औद्योगिक क्रांति का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इसका कारण यह भी था कि विज्ञान में क्रांति होती है, बीमारियों के रोकथाम के उपाय, साफ सफाई कहीं न कहीं हमें देखने को प्राप्त होती है। आय में वृद्धि होती है पहले के मुकाबले, यानी जब कृषि क्रांति से पहले का दौर देखें या सामंतवाद का काल का दौर देखें तो हमें आय में वृद्धि अब दिखाई पड़ती है औद्योगिक क्रांति के दौरान, और जिससे जीवन स्तर में कुछ सुधार भी आता है। इतनी चीजें होने से मृत्यु दर में कमी आई और हम ये कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक, यानी लगभग 100 सालों में यूरोप की जनसंख्या 3 गुना बढ़ जाती है। और उदाहरण के लिए इंग्लैंड, ये जो नीचे की जो पिक्चर है इंग्लैंड के मार्केट की ही पिक्चर है, लंदन की, जहां पर काफी भीड़ भड़ाका दिखाई पड़ रहा है, जो इससे पहले कभी इतना नहीं होता था। इंग्लैंड की जनसंख्या लगभग 1750 ईस्वी में 1810 तक, यानी 60 सालों के बीच में
70 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 80 लाख, यानी लगभग हम ये कह सकते हैं कि दोगुनी से भी ज़्यादा यहाँ पर हमें जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलती है। तो जनसंख्या वृद्धि हुई जिसने एक तरह से बेकारी को भी बढ़ाया। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप हम यह बात भी जान पाते हैं कि संयुक्त प्रणाली या संयुक्त परिवार प्रणाली का अंत भी हमें देखने को मिलता है। पहला जो पिक्चर है जहाँ पर एक फैमिली ट्री बनाया गया है, एक फैमिली के साथ इतने लोग रहते थे, मगर अब कॉटेज इंडस्ट्री समाप्त होने की वजह से सबको उस गांव से बाहर जाना पड़ा, शहर की तरफ जाना पड़ा। श्रमिक के रूप में अब वो लोग कार्य कर रहे हैं और सभी को एक साथ एक ही उद्योग में काम मिलना भी मुश्किल था, और इसके साथ साथ उनकी मजदूरी भी इतनी कम थी कि वो सभी एक साथ एक मकान में नहीं रह सकते थे, और एक साथ एक मकान में रहना भी बड़ा मुश्किल था। आगे चलकर हम जिसकी बात करेंगे कि मलिन बस्तियां यानी स्लम्स का राइज भी हमें देखने को मिलता है। यानी आदमी अब सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से अकेला अपने आप को पाता है, और यही कारण है कि वो अब सबका खर्चा नहीं उठा पा रहा है जो इससे पहले वो सामंतवादी काल में उठा पाता था, जहां पर हम कहते हैं कि एक तरह से आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था हमें देखने को मिलती है। अब वो चीज टूट रही है। अब हमें एक ही परिवार के लोग अलग अलग स्थानों पर अलग अलग शहरों में रहते हुए दिखाई पड़ते हैं, और जिससे हम कहते हैं कि संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवार प्रणाली का जन्म होता है। और औद्योगिक क्रांति का जो सबसे बड़ा जो हमें दुर्दशा या फिर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है वह था स्लम, यानी राइज ऑफ स्लम, मलिन बस्तियों का विकास। शहरों का उदय होने से पूंजीपति वर्ग तो उधर चला गया, परंतु जो मजदूर था जो शहरी जीवन को अफोर्ड नहीं कर सकता था, यानी उसमें नहीं रह सकता था, उसके लिए बड़ी समस्या बनती है। तो कारखानों के आसपास छोटी छोटी बस्तियों का विकास होने लगा, उदय होने लगा, और ये बस्तियां इतनी तंग और छोटी होती थी जहां पर ऊपर हवा और शुद्ध पानी यानी शुद्ध हवा पानी की, यहाँ तक कि प्रकाश की किरणें यानी सूर्य किरणें भी उचित तरीके से वहां पर नहीं पहुंच पाती थी। यानी इतनी ज्यादा वहां पर अंधकार हमें देखने को मिलता है, और इस अंधकार ने एक तरह से आगे चलकर और उस समय में भी अवसाद और अनेक प्रकार की बीमारियों के दौर प्रारंभ होने का हमें संकेत दिखाई पड़ते हैं। औद्योगिक क्रांति का जो सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलता था वह है नैतिक पतन, डिग्रेडेशन ऑफ मोरालिटी। औद्योगिक क्रांति ने धन के महत्व और लालच को बढ़ा दिया। अब हर व्यक्ति अधिक से अधिक धन कमाने की इच्छा रखता है, और सबसे बड़ी बात हम देखने को यह मिलती है कि वह धन कमाने के लिए लॉन्ग टर्म यानी लंबे रास्ते की बात नहीं करता है, शॉर्ट टर्म रास्ते की बात करता है। और जब शॉर्ट टर्म की हम बात करते हैं तो उसमें शोषण का भाव बढ़ जाता है, लोगों में नैतिक आचरण में भी गिरावट आती है। जो लोग जिनके पास धन था वो लोग भोग विलास, जुआ, शराब, विषय वासना इत्यादि के ओर उन्मुख होते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि ये एक दौर ऐसा दौर शुरू होता है जब मुनाफा कमाने के लिए पूंजीपति और राजनेताओं में गठजोड़ स्थापित होते हैं, और एक नई प्रकार की अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है, जिस अर्थव्यवस्था में अगर कार्ल मार्क्स के शब्दों में बात की जाए तो उस मजदूर की कोई जगह नहीं है। उस मजदूर की केवल जगह यही है कि वो सभी के लिए कार्य करे, सभी को कमा कर दे, मगर खुद शांति से या फिर सुख से जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी सैलरी या मजदूरी बहुत ज़्यादा कम है, यानी उसने जो कार्य किया है उससे बहुत ज़्यादा कम उसको सैलरी उसमें मिलती है। और एक यही कारण है कि जो व्यक्ति उस पूंजीपति वर्ग को कमाकर खिला रहा है, वह पूंजीपति उसका इतना नैतिक पतन हो चुका है कि वह उस मजदूर की सारी इच्छाओं को यानी जो जायज इच्छाएं उनको भी पूरा नहीं कर पा रहा है।
और एक नए प्रकार का शोषण का दौर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो निष्कर्ष के रूप में हम ये बात कह सकते हैं कि हालांकि इस क्रांति के परिणाम स्वरूप नए सामाजिक वर्गों का उदय हुआ और यह उदय इन वर्गों के मध्य शाश्वत संघर्ष को भी जन्म देता है, जिस संघर्ष की अंत कार्ल मार्क्स के शब्दों में साम्यवाद था। और वह साम्यवाद आज भी हम देखते हैं कि 21वीं सदी में कुछ देशों को छोड़ करके अधिकतर जो दुनिया है उसमें पूंजीपति वर्ग या फिर औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जो नई संकल्पना सामने आती है, जिसे हम पूंजीवाद कहते हैं, उसका ही शासन देखने को मिलता है। अधिक आर्थिक मुनाफे की चाहत में मजदूरों, महिलाओं और बच्चों का शोषण का अंतहीन दिखने वाला दौर प्रारंभ होता है। यानी हम ये कहते हैं कि हालांकि जिस तरह की औद्योगिक क्रांति के समय में जब वो शुरू हुई, ये क्रांति प्रारंभ हुई थी, उस समय जो दौर था शोषण का और आज के दौर में एक अंतर तो है, मगर फिर भी जो पूंजीपति वर्ग है वह अधिक से अधिक मुनाफा कमाने की चाहत में आज भी मजदूरों को कम सैलरी देते हैं। मशीनों के अधिकाधिक प्रयोग और पूंजीपतियों के रवैयों ने बेकारी की समस्या को हमेशा के लिए विद्यमान कर दिया। कई बार लोग ये कहते हैं कि सरकार या फिर जनता की वजह से बेकारी बढ़ती है, मगर इसमें कहीं ना कहीं हम ये भी मानते हैं कि औद्योगिक क्रांति ने सभी लोगों के हाथों से कार्य छीन लिया, अब वो मशीनें करने लगी हैं। और आज की जो औद्योगिक क्रांति है 21वीं सदी की, वहां पर रोबोट आने से अब उन व्यक्तियों के भी काम कम होते जा रहे हैं, यानी उन व्यक्तियों के हाथ भी अब रोबोट काटते जा रहे हैं। एक नई समस्या शायद आगे भविष्य में हमें देखने को मिले, जो कभी अलग प्रकार से 18वीं शताब्दी में सब प्रारंभ हुई थी। ये वैसी कंडीशन थी जब लोगों ने पहली बार मशीनें देखी थी। हालांकि अब मशीनें लोग देखते हैं और कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि आगे चलकर और ज्यादा मशीनों का प्रयोग हमें देखने को मिलेगा। जनसंख्या में वृद्धि तो होती है, मगर संयुक्त परिवार प्रणाली का अंत भी इस क्रांति का ही परिणाम था। मलिन बस्तियों ने सर्वहारा वर्ग, जिसको कार्ल मार्क्स ने कहा था कि सर्वहारा वर्ग के दुखदायी जीवन की नींव इस क्रांति ने रखी। मानव जीवन में नैतिकता के नए पतन का सिलसिला प्रारंभ होता है। फिर भी हम ये मानते हैं कि इस क्रांति के परिणाम स्वरूप जीवन को उत्कृष्ट बनाने की होड़ आज तक चली आ रही है। इस लेक्चर के बाद आप निम्न प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे, यानी औद्योगिक क्रांति के सामाजिक प्रभाव का वर्णन करो और किस प्रकार नए वर्गों का उदय होता है और वह वर्ग किस प्रकार नए जो समाज बना उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका किस किस एस्पेक्ट को लेकर निभा रहे हैं, और इसके साथ साथ किस प्रकार के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़े, उनका वर्णन आप इस लेक्चर के माध्यम से दे सकते हैं। और आप सभी का इस लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।